नमस्कार दोस्तों, बालाजी कैंपस लाइव क्लासेस राजगढ़ में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि आपको थंबनेल से पता चल रहा है कि आज की हमारी क्लास किस पर रहने वाली है कि भारत में आया ओजेम्पिक। ये क्या बवाल आ गया, ओजेम्पिक क्या है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे आज। तो इसके बारे में ही चर्चा रहेगी आज की क्लास, इसी के बारे में रहेगी कि ओजेम्पिक क्या है, क्यों इतना सुर्खियों में बना हुआ है, अखबारों की हेडलाइन में क्यों बार बार आ रहा है कि आया ओजेम्पिक, भारत में आ गया अब ओजेम्पिक। तो ओजेम्पिक क्या है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। दूसरी बात कि जो जैसे कि ये ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एग्जाम की दृष्टि से। क्यों? जैसे कोरोना आया था ना, तो कोरोना की जो कोविड की जो वैक्सीन थी, कोविड की वैक्सीन जब किसने बनाई, कोविड की वैक्सीन से लगातार 3 साल तक कंटिन्यू एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप हुए थे। यहां तक कि आईएएस यानी यूपीएससी के अंदर आईएएस के एग्जाम में भी आपके कोविड की वैक्सीन से रिलेटेड क्वेश्चन थे। और पीसीएस स्टेट लेवल की जो आपके एग्जाम थी उनमें भी क्वेश्चन पूछे गए थे। यहां तक कि कांस्टेबल के एग्जाम में भी आपके कोविड की वैक्सीन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए क्योंकि ये भी एक वैक्सीन है, एक दवाई है, ठीक है, एक मेडिसिन है, एक इंजेक्शन है। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आने वाले एग्जाम के अंदर, और पूछे भी जा रहे हैं ओजेम्पिक के बारे में कि क्या है, कैसे काम करता है, ठीक है। इसका जो भी चीज है वो हम क्लास के अंदर बात करेंगे इसकी, है ना, जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे। तो इतना सुर्खियों में क्यों बना हुआ है, और देखा होगा न्यूज चैनलों पर या फिर आपके अखबारों में एक चीज चली आ रही है, इसने कराया ओजेम्पिक। ये ओजेम्पिक से लोग जो हैं वो सुंदर दिखने के लिए, जो मोटे हैं वो पतले होने के लिए इसका यूज कर रहे हैं। तो आज इसके बारे में बात करेंगे कि हमें ओजेम्पिक लेना चाहिए। हम अगर कोई व्यक्ति मोटा है तो उसको ओजेम्पिक लेकर पतला होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसके साइड इफेक्ट के बारे में, ये कैसे काम करता है, इसके बारे में सारी जानकारी आज हम प्राप्त करने वाले हैं। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर कर लेना दोस्तों। तो ये इतना सुर्खियों में बना हुआ है कि आजकल एक नाम सुना होगा आपने, करण जौहर, ठीक है, सेलिब्रिटी हैं, फिल्म डायरेक्टर भी हैं। उन्होंने ओजेम्पिक भी कराया था, ओजेम्पिक लिया था। वो पहले ऐसे मोटे थे, बाद में अब देखना होगा कैसे फिट हो गए, बिल्कुल पतले जैसे हो गए शरीर में वो। तो उन्होंने भी ओजेम्पिक कराया था। तो हमको ये बात करना है कि ये ओजेम्पिक कैसे वर्क करता है हमारी बॉडी के अंदर, ये क्या चीज है ये जो इतनी सुर्खियों में बनी हुई है। और एग्जाम की हर कंपटीशन, जो बच्चा कंपटीशन की तैयारी कर रहा है लिख कर ले ले कि ओजेम्पिक से क्वेश्चन पुटअप होंगे, ओजेम्पिक से क्वेश्चन पुटअप होंगे, क्योंकि आईएएस के एग्जाम में भी कोविड की वैक्सीन से क्वेश्चन पुटअप हुए थे। यहां तक कि पीसीएस के एग्जाम में भी आपके क्वेश्चन पुटअप हुए थे। यहां तक कि आपके कांस्टेबल तक के एग्जाम में भी कोविड की वैक्सीन से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप हुए थे। तो ओजेम्पिक भी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन पुटअप होंगे। तो कंपटीशन करने वाले बच्चे ध्यान रखे, लिखकर ले लेना, ओजेम्पिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं, देखो एक नाम से, देखो जो कैसे काम करता है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो स्क्रीन दिख रही है ना आपको डिस्प्ले पर, ये इसको बोलते हैं लिपोसक्शन। क्या बोलते हैं? लिपोसक्शन। जो अब मोटे जो आदमी होते हैं ना, मोटे आदमी की स्टबन जो फैट होती है, स्टबन फैट मतलब जैसे आपके पेट के आसपास, यहाँ पर गले के नीचे जो फैट जमा हो जाती है, जो कभी हटती नहीं है, वो फैट को, उस फैट को बोलते हैं स्टबन फैट। इसको हटाने के लिए, इस फैट को हटाने के लिए क्या करते हैं, फैट के अंदर, पेट के अंदर छेद करते हैं, ठीक है। छेद करके एक लिक्विड डालते हैं, एक लिक्विड डालते हैं जिससे जो स्टबन फैट है उसको क्या करते हैं, वो स्टबन फैट को क्या कर देता है, गला देता है। लेकिन कैसे? देखो, लिपोसक्शन कौन करते हैं? मोटे आदमी। और वो जो अपनी स्टबन फैट होती है, स्टबन फैट कौन सी, जो अपने गले के नीचे जम जाती है, यहाँ पर फैट मोटा मोटा गला हो जाता है, पेट के आसपास यहाँ पे जो फैट जमा हो जाती है उसको स्टबन फैट बोलते हैं, वो कभी भी नहीं हटती है दोस्तों। तो लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है, मैंने बेस किया जाता है, एनेस्थीसिया दिया जाता है, जो नॉर्मल यानी लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है, जिसमें आपके लिग्नोकेन वगैरह, लिडोकेन वगैरह आ जाते हैं। लिग्नोकेन और लिडोकेन जो एनेस्थीसिया है वो दिया जाता है। फिर यहाँ एक लिक्विड डाला जाता है आपकी स्टबन फैट के अंदर, जो स्टबन फैट को क्या कर देता है, गला देता है। और एक ट्यूब लगाई जाती है, ट्यूब क्या करती है, उस फैट को
इसी के साथ एक ट्यूब डाली जाती है उस छेद के अंदर, उसके अंदर से ट्यूब जो है वो स्टबन फैट, जो गली हुई फैट है, उसको चूस लेती है। इसी को क्या बोलते हैं? लिपोसेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये जो प्रोसेस होती है ना, इसको बोलते हैं लिपोसेक्शन। यानी लिपिड जो फैट है उसको सक कर रहा है, खींच रहा है, बाहर निकाल रहा है, तो इसी को बोलते हैं लिपोसेक्शन। और ये अमीर लोग कराते हैं ना, अमीर लोगों का चोचला है। जो मोटे हो गए वो लिपोसेक्शन करा के क्या हो जाते हैं? पतले हो जाते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं, ये भी देखो स्टबन फैट का, ये भी स्टबन फैट है। और स्टबन फैट से क्या कर रहे हैं? लिपोसेक्शन करके जो स्टबन फैट है उसको गलाकर बाहर निकाल रहे हैं बॉडी में से। अब हम बात कर रहे हैं कि ओजेम्पिक किन्होंने करा ना, नाम सुना होगा आपने, देखो अदनान स्वामी। अदनान स्वामी जो अपने बहुत पुराने सिंगर हैं, भारतीय म्यूजिशियन है, इंडियन म्यूजिशियन, इन्होंने भी क्या करवाया है? ओजेम्पिक। ये भी सुर्खियों में बने हुए हैं। अदनान स्वामी वही वाला जो गाना अगर आपने सुना होगा कि तेरा चेहरा जब नजर आए, तेरा चेहरा जब नजर आया, कभी तो नजर मिलाओ। ये गाने जो सिंगर हैं इन्होंने, देखो अदनान स्वामी पहले कैसे थे, ओजेम्पिक कराने के बाद देखो कैसे हैंडसम बन गए। पहले भी हैंडसम थे, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। फिर आते हैं आपके करण जौहर जो फिल्म डायरेक्टर हैं, ये भी सेलिब्रिटी है। तो कई सेलिब्रिटियों ने क्या करवाया है? ओजेम्पिक यूज किया है। ओजेम्पिक के पहले देखो इनका फेस और आज इनका फेस देखो, ठीक है। तो पतला होने के लिए इन्होंने ओजेम्पिक का यूज किया। अब ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, यानी इसके बेनिफिट है या साइड इफेक्ट है, इसके बारे में हम भी चर्चा करेंगे कि ओजेम्पिक कैसे वर्क करता है, क्या क्या इसके अंदर चीजें होती हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हमारी पूरी क्लास रहने वाली है। और चीजें सुनो इसके बारे में, जो आपके ओजेम्पिक है इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, कि हमारे लिए जरूरी है क्या? कोई आदमी मोटा आदमी है उसके लिए जरूरी है क्या ओजेम्पिक ही कराए? तो हम वो बात करने वाले हैं इसके बारे में, ठीक है। आगे देखो, ये है आपके पूरी जो भी मेन जो क्लास है ना, वो पूरी की पूरी आज इसी के ऊपर रहने वाली है, ओजेम्पिक के बारे में, कि ओजेम्पिक है क्या, कैसे वर्क करता है, जो भी चीजें हैं वो इसके अंदर हम बता देंगे। ये जो मेरे पीछे दिख रहे हैं ना डिस्प्ले पे, वो ओजेम्पिक है, एक इंजेक्शन है, नाम लिखा होगा ओजेम्पिक सेमीग्लूटाइड इंजेक्शन। क्या लिखा हुआ है? सेमीग्लूटाइड इंजेक्शन। जो ओजेम्पिक है वो क्या है? एक सेमीग्लूटाइड इंजेक्शन है, जो आपके mg वगैरह में है। कोई 2 mg का है, कोई 0.5 mg है, कोई 0.25 mg का जो इंजेक्शन है, ठीक है। इसका यूज, इसके अंदर क्या वर्क होता है, कैसे करता है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जो ओजेम्पिक है वो एक साल्ट है, जिसका साल्ट का, ओजेम्पिक के साल्ट का नाम क्या है? लिखा हुआ है सेमीग्लूटाइड। क्या है दोस्तों? सेमीग्लूटाइड। सेमीग्लूटाइड इंजेक्शन है। व्हाट इज सेमीग्लूटाइड? और ये भी क्या है? सेमीग्लूटाइड इंजेक्शन है। दिस इज एग्जांपल ऑफ GLP-1 एगोनिस्ट। जो सेमीग्लूटाइड जो इंजेक्शन है ना, ये किसका एग्जांपल है? ये ध्यान रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है यहाँ पर। जो मेन पूरी पिक्चर का हीरो, इस पूरी फिल्म का जो हीरो है वो कौन है? GLP-1 एगोनिस्ट। GLP-1 है, क्या है? देखो ये सेमीग्लूटाइड है, ओजेम्पिक का जो साल्ट का नाम है सेमीग्लूटाइड है, ठीक है। और ये एग्जांपल है किसका? GLP-1 एगोनिस्ट। क्या है? एगोनिस्ट। ये ध्यान रखना, दवाइयां जो होती है ना वो दो तरह की होती हैं। दवाइयां कितने तरह की होती हैं? दो तरह की। एक तो होती है एगोनिस्ट और एक होती है एंटी एगोनिस्ट। एक होती है एगोनिस्ट और एक होती है आपके एंटागोनिस्ट। एगोनिस्ट तो बिल्कुल उसी की तरह व्यवहार करने वाली, उसी की तरह वर्क करने वाली, उसी की तरह काम करने वाली, और एंटागोनिस्ट उसके उल्टा काम करने वाली, ठीक है। कि किसी के एक जैसा एक्शन दिखाने वाला जो होता है उसी को क्या बोल देते हैं आप? अगेनिस्ट बोल देते हैं। और उसके विपरीत काम करने वाला है उसको क्या बोलते हैं? एंटागोनिस्ट बोल देते हैं। जैसे मैं हूं और हूबहू मेरी एक कॉपी है, वो सेम मेरा सही वर्क कर रही है, मैं पढ़ा रहा हूं वो भी पढ़ा रहा है, मतलब सारी चीजें क्या है? सेम। मैं नहीं हूं तो मेरी प्रेजेंस में, मेरी एब्सेंट में वो क्या कर रहा है? मेरा काम कर रहा है, कि ऐसे सर पढ़ाते हैं, वो हूबहू वही चीज वो कर रहा है, तो उसको क्या बोल देते हैं आपके? एगोनिस्ट। और जो मेरे विपरीत काम कर रहा है, मेरे उल्टे चल रहा है, उसको क्या बोल दूंगा मैं? एंटागोनिस्ट। तो जो दवाई होती है वो दो तरह की होती है। अब जो काम GLP-1 करेगा ना, जो काम GLP-1 है क्या, उसके बारे में बात करेंगे। हमारे एक हार्मोन है जो हमारी बॉडी से निकलता है। हमारी बॉडी की L सेल होती है इंटेस्टाइन के अंदर। इंटेस्टाइन यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम जो पार्ट होता है ना, इलियम भाग, कौन सा? इलियम, जिसको क्या बोलते हैं? शेषांतर बोलते हैं, उससे निकलता है। उसकी L सेल से GLP-1 हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है।
उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये GLP-1 की तरह काम करेगा। देखो जो काम करेगा किसके तरह द्वारा, GLP-1 के तरह काम करेगा। क्यों, कौन करेगा, सेमीग्लूटाइड। अभी बात करी थी ना, कौन किसकी बात करी थी, जो ये साल्ट है ना, किसका, ओजेम्पिक का जो साल्ट है जिसका नाम है सेमीग्लूटाइड, वो काम करेगा GLP-1 हार्मोन की तरह, जो हमारी बॉडी से सिक्रीट होता है, जो हमारी बॉडी से क्या होता है, सिक्रीट होता है, उसकी तरह सेमीग्लूटाइड काम करेगा GLP-1। और इसका नाम लिख दिया GLP-1 एगोनिस्ट। एगोनिस्ट मतलब GLP-1 की तरह काम करने वाला, यह ध्यान रखना। आगे चलो, आगे देखते हैं। जो अभी बात कर ली थी दवाइयां कितने टाइप की होंगी, वो मैंने बता दिया आपको, 2 टाइप की होगी। हाँ लिख लेना इसको, बाद में लिख लेना इसको, तो छोड़, आगे देखो। फिर आगे बात करते हैं। अभी बात कर लेते हैं अपन कि ओजेम्पिक में क्या है। तो ओजेम्पिक में देखो, पहले ओजेम्पिक में क्या है। तो ओजेम्पिक में क्या है, पहला तो क्या है आपके ओजेम्पिक में है सेमीग्लूटाइड। क्या है, सीमेग्लूटाइड। क्या बोलेंगे इसको, सीमेग्लूटाइड। क्या है दोस्तों, सीमेग्लूटाइड है। ओजेम्पिक में क्या है, सीमेग्लूटाइड। आगे, और सीमेग्लूटाइड क्या है, तो उसको बोल क्या रहे हैं, क्या बोलेंगे, GLP-1 एगोनिस्ट। GLP-1 एगोनिस्ट, ठीक है। क्या हो गया, GLP-1 एगोनिस्ट। अब GLP-1 का फुल फॉर्म याद रख लेना। GLP-1 को बोलते हैं ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1 हार्मोन, ये नाम है इसका, वो लिखा दूंगा मैं आगे। दूसरा क्या है इसके अंदर, अब जो GLP की तरह काम करेगा। अब GLP-1 क्या है, आगे देखो। अब आती है मेन, जो पूरी मूवी का जो हीरो है, असली हीरो, फटा पोस्टर निकला हीरो, फटा पोस्टर निकला हीरो, फटा पोस्टर निकला कौन, GLP-1 हार्मोन, ठीक है। असली पिक्चर का हीरो, सारी पूरी पिक्चर का कारण क्या, कौन है, इसका कारण GLP-1 है। तो देखो, अब लिखो GLP-1 क्या है। तो GLP-1 एक हार्मोन है। क्या है दोस्तों, ये है एक हार्मोन। जानते हो ना हार्मोन क्या होते हैं, ठीक है। एक ये तो क्या है, हार्मोन है। अब पूरा नाम देख लो इसका, इसको बोलते हैं ग्लूकागोन। क्या बोलते हैं, ग्लूकागोन। इंग्लिश में सही रहेगा ना, ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1 हार्मोन। ये है आपके, इसकी फुल फॉर्म GLP-1 की क्या होगी, हाँ, पेप्टाइड हार्मोन। आगे बात करना, GLP क्या काम करता है, GLP-1 जो है वो क्या काम करता है, तो देख लेते हैं GLP-1 के काम। GLP-1 का क्या काम है, क्या काम है हमारी बॉडी के अंदर, जो GLP-1 है उसका काम क्या है। अपन ओजेम्पिक को समझेंगे, पहले GLP-1 को समझना पड़ेगा। GLP-1 क्या काम करता है, GLP-1 है क्या, ये अगर समझ आ जाएगा तो आपके ओजेम्पिक समझ आ जाएगा, ये ध्यान रखना। तो पहली बार क्या कर लेंगे अपन, GLP-1 के बारे में बात कर लेते हैं। देखो GLP-1 क्या है, तो GLP ये सबसे पहले पैनक्रियाज में जाता है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि इसके बारे में, हाँ सही बोला था तू, किस में जाता है GLP-1, पैनक्रियाज में जाता है। और कुछ, तो एक ध्यान रखना, हमारी जो बॉडी होती है ना, हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर के अंदर एक ग्रंथि होती है, एक हमारे शरीर के अंदर आहार नाल होती है, एलिमिनेटरी कैनाल। और एलिमिनेटरी कैनाल का एक भाग होता है जो सबसे लंबा भाग है, इंटेस्टाइन। और इंटेस्टाइन में सबसे लंबी इंटेस्टाइन कौन सी होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी छोटी आंत। छोटी आंत में, छोटी आंत का एक भाग होता है जिसका नाम है क्या, शेषांतर, जिसको क्या बोलते हैं, इलियम बोलते हैं, हाँ इलियम बोलते हैं उसको। तो इलियम की जो एल सेल होती है ना, एल सेल, देखो मैं लिख रहा हूं, ये है क्या GLP-1, तो छोटी आंत के कौन से भाग से, इलियम, यानी आपके शेषांतर से। किससे, शेषांतर से। शेषांत्र की एल सेल, कौन सी सेल, एल सेल से निकलता है। किससे निकलता है, शेषांतर की, यानी छोटी आंत की जो भाग है इलियम,
उससे निकलता है, उसकी एल सेल से क्या निकलता है, GLP-1 हार्मोन निकलता है। ये ध्यान रखना, GLP, मैं बार बार इसकी चर्चा कर रहा हूं, GLP-1 हार्मोन निकलता है। आगे देखो, अब ये क्या, अब करेगा क्या काम, ये बॉडी के 3 भागों में जाता है। इसके बाद किस में जाता है, बॉडी के, हमारी बॉडी के अंदर 3 भागों में जाता है। देखो कैसे, अगर मैंने बनाया, ये बना ली मैंने आपके आहार नाल, बकल कैविटी आहार नाल बनाई, ये हो गया आपके स्टमक हो जाएगा, ऐसे ही बना रहा हूं मैं भी, है ना, ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ है स्टमक के नीचे, यहाँ पर बनी हुई है ऐसे पैनक्रियास, जिसको क्या बोलते हैं, अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय मिक्स्ड ग्लैंड है ना, आपके एंडोस्राइन और एक्सोक्राइन का काम करती है, ठीक है। अब बहिर्स्रावी और अंतःस्रावी दोनों का काम करती है, एंजाइम का भी सिक्रेशन करती है ये, और आपके हार्मोन का भी सिक्रेशन करती है, ठीक है। तो अग्नाशय हो गई, ये हो गया आपके स्टमक यानी पेट, और यहां अगर मैं बनाऊं तो यहां पर हो जाएगा आपके ये ब्रेन, क्या हो गया, ब्रेन। अब जो GLP-1 है वो सबसे पहले जाता कहां है, निकला किससे, सबसे पहले निकलता किससे है, वो छोटी आंत की जो भाग है, कौन सा, इलियम, उससे निकलता है। और निकलने के बाद ये जाता कहां है, सबसे पहले ये जाता है भाई साहब, सबसे पहले जाता है आपके अग्नाशय के अंदर। किसके अंदर जाता है, अग्नाशय के अंदर, यानी आपकी पैनक्रियास के अंदर जाता है। आगे देखो किसके अंदर जाएगा दोस्तों, ये अग्नाशय के अंदर जाएगा। पहला भाग, यानी मैं यहां लिख देता हूं GLP, यहां लिख दिया मैंने GLP-1। GLP-1 पहले जाएगा, सबसे पहले जाएगा किसके पास, पैनक्रियास के पास। किसके पास जाएगा, पैनक्रियास के पास। उसके बाद जाएगा किसके अंदर, स्टोमक के अंदर यानी पेट के अंदर। फिर उसके बाद कहां जाएगा, आपके ब्रेन में जाएगा। तो सबसे पहले किसके पास जाएगा, वो आपके GLP-1 जो हार्मोन जो इलियम से निकला है, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट से निकला है, वो जाएगा सबसे पहले किसके पास, पैनक्रियास के पास। अब जब पैनक्रियास के पास जाएगा तो पैनक्रियास को हमको पता है ना, पैनक्रियास क्या है, एक मिक्स्ड ग्लैंड है जो इंडोस्राइन और एक्सोक्राइन का काम करती है, यानी बहिर्स्रावी और अंतःस्रावी का काम करती है। कहने का मतलब है एंजाइम का भी सिक्रेशन करती है और आपके हार्मोन का भी सिक्रेशन करती है। यहां तक बात क्लियर है, ठीक है। हमको पता है हमारी जो पैनक्रियास होती है ना, पैनक्रियास इस टाइप की होती है थोड़ी, है ना, तो यहां पर ऐसे 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 दानेदार जैसी संरचना बनी है, टापू जैसी, इनको बोलते हैं लैंगरहैंस। लैंगर, इसी को क्या बोलते हैं, लैंगरहैंस आइलैंड बोलते हैं, लैंगरहैंस द्वीपिकाएं बोलते हैं। ये लैंगरहैंस द्वीपिकाओं में 3 टाइप की सेल होती हैं। कौन कौन सी होती हैं वो भी ध्यान रखना। एक होती है आपके अल्फा सेल, ठीक है, एक होती है आपके बीटा सेल, और एक होती है आपके गामा सेल्स। कौन सी होती हैं, गामा सेल। 3 टाइप की सेल होती है किसके अंदर, हमारी पैनक्रियास के अंदर। पैनक्रियास के अंदर 3 सेल होंगी, कौन कौन सी, पहले तो पैनक्रियास के अंदर लैंगरहैंस द्वीपिकाएं पाई जाती हैं। उन लैंगरहैंस द्वीपिकाओं का जो डिस्कवरी की थी, जो खोज की थी, वो लैंगरहैंस ने की थी। इसकी वजह से इनका नाम क्या रख दिया, लैंगरहैंस द्वीपिकाएं। इन लैंगरहैंस द्वीपिकाओं के अंदर 3 टाइप की सेल होती है, उनका नाम है अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल। अब देखो यहीं से अल्फा सेल के अंदर से निकल, अल्फा सेल किसका सिक्रेशन करती है, कौन से हार्मोन का सिक्रेशन करती है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना। कौन से हार्मोन का सिक्रेशन करती है, ये करती है भैया ग्लूकागोन हार्मोन का। किसका, ग्लूकागोन हार्मोन का। और ध्यान रखना आपके पैनक्रियास की लैंगरहैंस द्वीपिकाओं की बीटा सेल से कौन सा हार्मोन निकलता है, ये निकलता है भैया इंसुलिन। कौन सा निकलता है, इंसुलिन। मेन रोल इन्हीं दोनों का है, अब इन्हीं दोनों का है। और तीसरी सेल के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं, जो वाइस गामा सेल होती है। उस गामा सेल से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, ये ध्यान रखना, सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का रिलीज यानी सिक्रेशन होता है, यानी श्रावण होता है। ध्यान रखना। देखो हमारा जो GLP-1 था, GLP-1 निकल के से रहा था, ये ध्यान रखना। ये सारे 1 लाइनर क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं यहां से। GLP-1 जो हार्मोन है, GLP-1 का नाम पूरा ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1 हार्मोन। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या कह रहा है वो, अब देखो जो GLP-1 है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट से सिक्रीट हो रहा है। इससे हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का जो 3rd पार्ट है, जिसका नाम है इलियम, जिसे शेषांतर बोलते हैं, उससे सिक्रेट हो रहा है। उसके किस सेल से सिक्रेट हो रहा है, तो वहां से हो रहा है आपके एल सेल से सिक्रेशन हो रहा है इसका। अब एल सेल से जब सिक्रेशन हो रहा है तो
अब ये सबसे पहले हमारे बॉडी के किस पार्ट में जाएगा? तो पेनक्रियाज में जाएगा, जिसे अग्नाशय बोलते हैं। जैसे ही पेनक्रियाज में, पेनक्रियाज के अंदर लैंगरहैंस द्वीपिकाएं पाई जाती हैं। उन लैंगरहैंस द्वीपिकाओं में 3 टाइप की सेल होती हैं। एक होती है आपके अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा सेल से निकलता है ग्लूकागोन, बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन, और आपके गामा सेल से निकलता है कौन सा? सोमेटोस्टेटिन। आगे देखो अब ये क्या करेगा। अब इनका वर्क देख लें। जैसे अभी देखो इसका वर्क देख लेते हैं, किसका? इन हार्मोन का। जो आपके ग्लूकागोन हार्मोन होता है, आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों के अंदर या कंपटीशन के अंदर आपने पढ़ा होगा कि जो ग्लूकागोन हार्मोन होता है ना दोस्तों, ग्लूकागोन जो हार्मोन होता है वो ग्लूकोज में क्या, ग्लूकोज को किस में बदलने का काम करता है? ग्लाइकोजन में। जो किसको बदलने का काम करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम करता है। और इंसुलिन हमारी ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज होती है ना, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। किसका? वो हमारी जो बॉडी के अंदर जो वो होती है ग्लूकोज, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। सुना होगा ना, इंसुलिन की जब बॉडी के अंदर कमी हो जाती है तो ब्लड के अंदर शुगर यानी ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, जिसको डायबिटीज यानी मधुमेह या आपके शुगर कहते हैं। ये तो समझ आ रही है ना? हाँ, तो इसी का रोल रहने वाला है यहाँ पर, है ना। चलते जाओ आगे। अब ये क्या करेगा? जैसे ही पेनक्रियास तक जाता है तो बीटा सेल को क्या करेगा? ये एक्टिव करेगा। क्या करेगा? देखो ग्लूकागोन निकलता है किससे? अल्फा सेल से। जो हाँ लिख लो ना, काम लिख लो। ये क्या करता है? ग्लूकोज को बढ़ाता है बॉडी के अंदर, यानी ब्लड के अंदर किसको बढ़ाता है? ग्लूकोज। इसका काम है ग्लूकागोन को, ग्लूकागोन का काम क्या है? ग्लूकोज को बढ़ाना। और इसका वर्क क्या है? ग्लूकोज को कम करना या कंट्रोल करना। ग्लूकोज को कंट्रोल करना। क्या काम है इसका? ग्लूकोज को, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होती है ना हमारी बॉडी के अंदर, उसको क्या करता है? ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज को, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको किस में बदल देता है? ये ग्लाइकोजन में। कौन? इंसुलिन। ग्लाइकोजन में। यानी हमारी बॉडी के अंदर जो इंसुलिन होता है वो जो बॉडी के अंदर यानी ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज होती है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो होती है, उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को किस में बदल देता है? ये ग्लाइकोजन में बदल देता है। ठीक है। और ग्लाइकोजन में बदलकर हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट में भेज देता है। जैसे ग्लाइकोजन में बदल दिया, ग्लाइकोजन में बदलने के बाद ये भेज देगा मसल्स में, मसल्स में भेज दिया, आपके ब्रेन में भेज देगा। ठीक है, मसल्स में भेज देगा, ब्रेन में भेज देता है, और एक आपके लिवर में भी भेज देता है। किसको? आपके जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज थी ना, उसको ग्लाइकोजन में बदलकर किस में भेज देगा? ये लिवर, ब्रेन और आपके मसल्स में भेज देगा। अब हाँ लिख लो इसका, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी लिखना चाहो तो लिख सकते हो अभी। ठीक है। GLP-1 पेनक्रियास में जाएगा, उसके बाद आपके स्टमक में जाएगा, फिर ब्रेन में जाएगा। अल्फा सेल ग्लूकागोन, ठीक है, बीटा सेल इंसुलिन, गामा सेल आपके सोमेटोस्टेटिन। हाँ लिख लो, आराम से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। बोल आगे। आ रहा है समझ? आया कुछ? हाँ, पिक्चर का हीरो यही निकलने वाला है, GLP-1। आज फिर समझ आ जाएगा वो जेम्पिक क्या है। क्वेश्चन आएंगे इससे, दवा के क्वेश्चन आएंगे, टेंशन मत करो। देखो तुम। हाँ आ गया ना। देखो अब जैसे ही GLP-1 किसके अंदर गया? पेनक्रियास के अंदर। तो पेनक्रियास के अंदर हमको पता है अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल थी। अब जैसे ही वो पेनक्रियास के अंदर कौन गया? GLP-1 गया। तो GLP-1 जाने के बाद ये सबसे पहले जाएगा तो पेनक्रियास के अंदर। अब ये क्या करेगा? अल्फा सेल को, अल्फा जो सेल थी, अल्फा सेल को कहेगा सो जा 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 सो जा। और दूसरी कौन सी थी? बीटा सेल। और बीटा सेल को कहेगा उठ 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 उठ, जाग जाग जाग, अरे कुंभकर्ण जाग जा, तेरा काम है अब। और इससे कहेगा अल्फा सेल से, भाई तू सो जा मुन्ना, सो जा। लेकिन तू बीटा बाबू तू खड़े हो जा, तुम खड़े हो जाओ, तुम जाग जाओ, अल्फा बाबू तुम सो जाओ।
कौन खाएगा? GLP-1। GLP-1 क्या करेगा? इसके वर्क को बढ़ा देगा और इसके वर्क को क्या कर देगा? डिक्रीज कर देगा, कम कर देगा। कौन? GLP-1। अब GLP-1 अल्फा सेल को तो क्या कर देगा? इनएक्टिव। और बीटा सेल को क्या कर देगा? एक्टिव। जब बीटा सेल एक्टिव हो जाएगी, हमको पता है बीटा सेल से कौन सा हार्मोन का सिक्रेशन हो रहा था? इंसुलिन। किसका हो रहा था? इंसुलिन। जब इंसुलिन का सिक्रेशन हो रहा था तो इंसुलिन हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है? जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होती है उसको ग्लाइकोजन के रूप में बदलकर ब्रेन, लीवर और आपके किसमें? हाँ, मसल्स में भेज देता है। यानी हमारे शुगर, हमारे ग्लूकोज के लेवल को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ठीक है, तो GLP-1 ये ध्यान रखना, GLP-1 शुगर के लिए बेस्ट है, शुगर में, डायबिटीज में बेस्ट है, क्योंकि GLP-1 की वजह से ही शुगर कंट्रोल में, ग्लूकोज कंट्रोल में रहती है, जिससे डायबिटीज नहीं होता है। किसकी वजह से? इंसुलिन की वजह से। अब ये क्या करे? अल्फा सेल का काम क्या था? अल्फा सेल क्या कर रही थी? बॉडी के अंदर ग्लूकोज को बढ़ाने का काम कर रही थी, ब्लड के अंदर ग्लूकोज को बढ़ाने का काम कर रही थी। लेकिन GLP-1 क्या करेगा? अल्फा सेल को इनएक्टिव करवाएगा, बीटा सेल को एक्टिव करेगा। जैसे बीटा सेल एक्टिव होंगी तो हमारी एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में बदल कर ये बॉडी के अलग अलग पार्ट, जैसे ब्रेन हो गया, लिवर हो गया, आपके मसल्स वाले पार्ट में भेज देगा। आगे आगे में बात करने वाले हैं। हाँ, अब जैसे इनको एक्टिव इनएक्टिव कर दिया, इनका वर्क कर दिया, अब ये जाएगा किसके अंदर? ये जाएगा भैया पेट के अंदर। किस भाग में जाएगा? अब ये देखो, पहले गया किसमें? पैनक्रियाज में। पैनक्रियाज के बाद जाएगा अब किसके पास? पेट के पास। किसके पास जाएगा? स्टोमक में जाएगा। किस में जाएगा? पेट में जाएगा। किस में जाएगा दोस्तों? पेट के अंदर जाएगा। अब पेट में क्या करेगा? पेट के पास जाएगा तो क्या करेगा? पेट को बोलेगा डिलेड पेरिस्टालसिस। क्या बोलेगा? डिलेड रुको, स्पेलिंग पेरिस्टालसिस बोलेगा। डिलेड पेरिस्टालसिस। डिलेड पेरिस्टालसिस मतलब जो खाना, जो हम फूड खाते हैं, जो भोजन होता है, जो पेट, हमारे पेट के अंदर 3 से 4 घंटे तक रहता है ना वो खाना, अब ये जाएगा स्टोमक के पास और स्टोमक को बोलेगा पेट भैया आप डिलेड पेरिस्टालसिस कीजिए। डिलेड पेरिस्टालसिस मतलब जो खाना आप 3 से 4 घंटे तक रखते हो ना पेट के अंदर, नहीं रखना, आपको रखना है अब 7 से 8 घंटे तक। कितने घंटे तक? 7 से 8 घंटे तक। जो खाना हमारे 3 से 4 घंटे तक पेट में रहता है, ये GLP बन जाएगा पेट के पास। पेट को बोलेगा डिलेड पेरिस्टालसिस। डिलेड पेरिस्टालसिस मतलब धीरे धीरे खाना पचा भाई, धीरे धीरे काम कर, इतना कहाँ की जल्दी है तेरे को? सामने वाले को पतला करना है मेरे को उसको डायबिटीज नहीं देनी है। ठीक है, तो ये डिलेड पेरिस्टालसिस करवाएगा। जो खाना 3 से 4 घंटे तक हमारे पेट में रह रहा था वो अब रहेगा 7 से 8 घंटे तक। आगे क्या करेगा? अब देखो, हमारे ब्रेन में अब ये धीरे धीरे काम करेगा। मतलब जो खाना 3 से 4 घंटे तक रह रहा था वो 8 घंटे तक, 7 से 8 घंटे तक रहने वाला है। अब जब हमको लगेगा कि हमारे पेट के अंदर जो 3 से 4 घंटे बाद तो हमको भूख लग जाती थी, 4-5 घंटे बाद हमको भूख लग जाती थी, लेकिन अब 7 से 8 घंटे तक रह रहा है पेट के अंदर, तो पेट हमारा भरा हुआ है, तो हमें भूख लगेगी क्या? नहीं लगेगी। भूख लगेगी क्या? नहीं। अब ये एक खेल और खेलेगा। देखो, पहले गया पैनक्रियाज के बाद, पैनक्रियाज के बाद गया स्टमक के बाद। स्टमक की जो पाचन की क्रिया थी उसको क्या कर दी? डिलेड कर दी। धीरे धीरे करवा रहा है अब काम, अपनी चला रहा है ना सरकार। इसका कारण GLP-1 है। ठीक है, आगे देखो, अब ये जाएगा किसके पास? ब्रेन भैया के पास। किसके पास जाएगा दोस्तों? ब्रेन के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? ब्रेन के पास। अब ब्रेन में क्या करेगा? अब हमारे ब्रेन में फूड से रिलेटेड 2 टाइप की क्या होती हैं? न्यूरॉन्स होती हैं। हमारे ब्रेन के अंदर 2 टाइप की क्या होती है? न्यूरॉन्स होती है फूड से रिलेटेड। एक का नाम क्या? दोनों का, एक का नाम है NPY, एक का नाम है POMC। एक होगी NPY न्यूरॉन्स और एक होगी POMC। अब NPY न्यूरॉन क्या है, POMC न्यूरॉन्स क्या है? देखो, फूड से रिलेटेड हमारे ब्रेन के अंदर 2 टाइप की न्यूरॉन्स है, ये ध्यान रखना, NPY न्यूरॉन्स और एक है POMC न्यूरॉन्स। अब इनका काम क्या है? देखो, जो NPY न्यूरॉन्स होती है वो खाने के लिए एक्टिव करती है। ब्रेन सिग्नल भेजता है, पेट के से सिग्नल रिलीज होते हैं, वो सॉरी ब्रेन से सिग्नल रिलीज होते हैं। NPY जब न्यूरॉन एक्टिव होती है ना तो वो बोलती है भाई खाना खा, खाना खा। POMC का काम क्या होता है?
अब मत खा, अब मत खा, क्योंकि टंकी फुल है। जब हम, जैसे मान के चलो हम खाना खा रहे हैं और खाना खाते खाते ब्रेन के पास सिग्नल कैसे आएगा कि हमारा पेट भर चुका है, अब मत खा। तो हमारे ब्रेन के अंदर फूड से रिलेटेड एक न्यूरॉन्स होती है जिसका नाम है POMC। जब हमारा पेट फुल हो जाता है तो ब्रेन के पास सिग्नल जाता है और वो कौन एक्टिव करती है? POMC बोलती है भाई टंकी फुल हो चुकी है, अब खाना मत खा। और जब हमको भूख लगती है तो भूख को एक्टिव करने के लिए, हमको खाने के लिए, कि हमको कुछ खाना चाहिए, वो न्यूरॉन्स कौन सी है? NPY न्यूरॉन्स है, वो खाने के लिए हमको एक्टिव करती है, खाना खाने के लिए। ठीक है, तो एक देखा होगा जब कोई आदमी ऐसे टेंशन सी में, स्ट्रेस में है, ठीक है, कुछ सोच में, तो ऐसे ही बैठ जाएगा, कुछ भी मिल जाएगा वो खा लेगा। जैसे एक नमकीन है, कोई सी भी नमकीन उठाई और उसको फाड़ ली, खाता जा रहा है, खाता जा रहा है, खाता जा रहा है, तो वो खाता जा रहा है। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं घरों में कि खाना बनाया और वो खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, पेट नहीं भर में आ रहे। क्यों? वो कौन कर रहा है? NPY न्यूरॉन्स, उसकी ज्यादा एक्टिव है। उसकी गलती नहीं है उस बच्चे की, वो 7-7 8-8 10-10 रोटी खा जाता है, वो खाता ही जाता है, खाता ही जाता है, पेट ही नहीं भरता इसका, ये तो इतना खाता है, इसका तो पेट ही नहीं भरता। अरे उसकी गलती नहीं है, उसकी NPY न्यूरॉन्स ज्यादा एक्टिव है, POMC न्यूरॉन्स कम एक्टिव है भाई। यही तो खेल है। आगे देखो, अब GLP-1 ब्रेन में जाता है और POMC को क्या कर देता है? एक्टिव कर देता है, और NPY को क्या कर देता है? सुला देता है। अब भूख कम लगेगी। यानी जो ब्रेन के अंदर दो टाइप की न्यूरॉन्स थी फूड से रिलेटेड, वो थी एक आपके NPY न्यूरॉन्स और एक थी आपके POMC। NPY न्यूरॉन्स कहती है खाना खाने के लिए एक्टिव होता है, खाना खाने के लिए एक्टिव करती है तुमको, ब्रेन को ना। और POMC क्या कहती है कि अब मत खा, अब मत खा। यानी क्या हो गई? टंकी फुल है भाई, टंकी क्या हो गई? फुल, अब मत खा। तो जो GLP-1 होता है वो ब्रेन में जाएगा, ब्रेन में जाने के बाद आपके किस न्यूरॉन्स को इनएक्टिव कर देगा? NPY न्यूरॉन्स को क्या कर देगा? इनएक्टिव कर देगा। कौन? आपके GLP-1 कर देगा, ठीक है। और POMC न्यूरॉन्स को क्या कर देगा? एक्टिव कर देगा। कौन? आपके GLP-1 करेगा। देखो, अब जब GLP-1 POMC को एक्टिव कर देगा तो क्या भूख लगेगी? क्या नहीं लगेगी, क्योंकि GLP-1 जब लग जाएगा ब्रेन के अंदर तो POMC को क्या करेगा? एक्टिव, और इसको क्या, NPY को क्या कर देगा? इनएक्टिव। NPY के इनएक्टिव होने से हमको भूख का एहसास नहीं, वो खाना खाने का एहसास नहीं होगा, और POMC एक्टिव हो जाएंगी तो खाली पेट है तब भी क्या लगेगा? हमको भरा हुआ लगेगा, क्योंकि POMC एक्टिव है। और POMC क्या कहती है? अब मत खा भाई, टंकी फुल हो चुकी है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं। एक देखो, अब GLP-1 की अब थोड़ी सी कहानी सुन लेते हैं। GLP-1 है, इस कहानी का मेन हीरो तो यही है। अब देखो आगे, ये हो गया क्या? GLP-1, ये क्या हो गया? GLP-1, ये बना दिया मैंने, ये लो GLP-1, ठीक है, यहां लिख देता हूं GLP-1। ये हार्मोन है, ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1 हार्मोन। बार बार बता रहा हूं, स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट से इलियम पार्ट की L सेल से सिक्रेशन होता है इसका, ठीक है। वो फिर पेनक्रियाज में जाता है, पेनक्रियाज के बाद आपके स्टमक में आता है, स्टमक के बाद आपके ब्रेन में आता है, ठीक है। ये तो अपने पूरी प्रोसेस समझ ली। अब असली जो मेन हीरो है ना GLP-1, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। और देखो, GLP-1 हमारे लिए ये काम कर रहा था। अब बॉडी के अंदर GLP-1 का क्या बैठा हुआ है? दुश्मन। GLP-1 का कौन बैठा हुआ है? ये है, मैंने एक ऐसा बना दिया है, राक्षस जैसा, ठीक है। ये क्या है? GLP-1 का क्या है? दुश्मन है। GLP-1 का क्या है? ये दुश्मन, जिसका नाम क्या है? DPP-4। क्या नाम है? DPP-4। देखो ये GLP-1 का क्या है? दुश्मन है। जो हमारी बॉडी के अंदर जो GLP-1 था हार्मोन, उसका दुश्मन क्या है? कौन है? DPP-4। यानी ये GLP-1 को देखते ही मार देता है। इतना बुरा दुश्मन है, इतना बेकार दुश्मन है कि जहां पर GLP-1 दिखा वहीं पर इसने अटैक कर दिया और GLP-1 को क्या कर दिया? मार दिया। इसलिए हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर, हमारी प्लाज्मा के अंदर जो GLP-1 है उसकी जो हाफ लाइफ है वो 2 मिनट रहती है। कितनी है? 2 मिनट। यानी हमारी बॉडी के अंदर ये 2 मिनट तक ही जिंदा रहता है। किसकी वजह से? इस दुश्मन की वजह से, जिसका नाम क्या है? DPP-4। ये देखते ही मार देता है इसको, क्या करे? दुश्मनी है भाई की, ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये व्हाट इज DPP-4? अब DPP-4 का भी पूरा नाम पूछ ले तो डाइपेप्टाइड पेप्टिडेज 4। क्या है? डाइपेप्टाइड
पेप्टिडेज 4, ठीक है, डाइपेप्टाइड पेप्टिडेज 4 है इसका नाम, जो GLP-1 का क्या है, दुश्मन है। अब GLP-1 बॉडी के अंदर कुछ ही मिनट के लिए, इसकी जो हाफ लाइफ है वो कितनी है आपके 2 मिनट है, और इसे DPP-4 मार देता है 2 मिनट के अंदर ही, 2 मिनट तक ही जिंदा रह पाता है, किसकी वजह से, आपके DPP-4 की वजह से। अब हमारी जो साइंस है ना, साइंस ने GLP-1 जैसा, अब आएगी पूरी कहानी समझ में कि व्हाट इज ओजेम्पिक। जो हमारी साइंस है, हमारी साइंस ने GLP-1 जैसा एक क्या बनाया है, आपके मॉलिक्यूल बनाया। क्या बनाया, GLP-1 जैसा, यानी GLP-1 एगोनिस्ट बोला था ना। सेमीग्लूटाइड क्या है, GLP-1 एगोनिस्ट। एगोनिस्ट मतलब, एगोनिस्ट का मतलब होता है वो दवाई जो उसी की तरह व्यवहार करे, उसी की तरह व्यवहार करे, वो क्या कहलाती है, एगोनिस्ट। यानी सेमीग्लूटाइड जो सॉल्ट है ओजेम्पिक का, वो है GLP-1 एगोनिस्ट। जो हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली GLP-1 निकल रहा था, उसकी हूबहू कॉपी हमारी साइंस ने बनाई है, हमारे विज्ञान यानी साइंटिस्टों ने बनाई है। किसका नाम है, GLP-1 एगोनिस्ट, वही डाला है किसके अंदर, ओजेम्पिक के अंदर। तो ये क्या करेगा, GLP-1 जैसा क्या बना दिया, एक मॉलिक्यूल बना दिया दोस्तों। क्या बना दिया, मॉलिक्यूल बनाया, और क्या बनाया, जिसका नाम क्या रख दिया, सीमेग्लूटाइड। इसी का नाम क्या रख दिया, सीमेग्लूटाइड। क्या नाम रखा, सीमेग्लूटाइड। अब देखो, सीमेग्लूटाइड वो GLP-1 है जिस पर DDP-4 काम नहीं करेगा। क्या है, GLP-1 सीमेग्लूटाइड वो चीज है जिस पर DDP-4 यानी ये दुश्मन काम नहीं करेगा। जो हमारे अंदर नेचुरली सिक्रेशन हो रहा था GLP-1 का, जो प्रकृति के द्वारा था, हमारी बॉडी के द्वारा था, जो हमारी बॉडी का ही था, बॉडी का ही है, वो उसको देखते ही कौन मार देता था, DDP-4 मार देता था। लेकिन साइंटिस्टों ने क्या करा, हमारी साइंस ने क्या करा, GLP-1 जैसा ही दिखने वाला एक मॉलिक्यूल बना दिया जिस पर DDP-4 काम नहीं करता, यानी उसको मार नहीं सकता। ठीक है, अब आगे देखो। अब सेमीग्लूटाइड की जो हाफ लाइफ है, यानी हमारे ब्लड के अंदर, हमारी ब्लड की प्लाज्मा के अंदर कितनी देर तक वो दवा, वो चीज जिंदा रहेगी, इसकी जो हाफ साइकिल है वो हो जाएगी आपके 7 मिनट तक। कितनी हो जाएगी, लगभग 7 मिनट तक हो जाएगी। कहने मतलब जो नेचुरल वाला था आपके GLP-1, उसकी हाफ साइकिल कितनी थी, 2 मिनट। लेकिन इसकी कितनी है भैया, 7 मिनट, क्योंकि इस पर DDP-4 काम नहीं करता। आओ लो, हमने बना दिया हमारा GLP-1 जैसा एक दिखने वाला मॉलिक्यूल। अब लड़ DDP-4, अब मार हमको, तू नहीं मारेगा ना वो। हाँ, आगे देखो। अब देखो GLP-1 यानी हमें सेमीग्लूटाइड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसके बारे में हम जांच कर प्राप्त करें। एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं, समझ आ जाएगी। लिखना चाहोगे, इसमें लिखने के लिए अभी तक तो कोई बात नहीं थी, जो थी मैंने बता दिया आपको। ठीक है, और वैसे वीडियो डल जाएगी तो वीडियो देख लेना 1-2 बार, और लिखना चाहो तो उसमें से लिख लेना। अब थोड़ा सा एक बार पीछे चलते हैं, फिर अब आगे समझ आ जाएगी। देखो, व्हाट इज ओजेम्पिक। ओजेम्पिक एक दवा है, एक इंजेक्शन है, जिसके साल्ट का नाम क्या है, मैं बोल रहा हूं, एक बार दोबारा देख लो, है ना। ओजेम्पिक क्या है, ओजेम्पिक एक इंजेक्शन है जिसके साल्ट का नाम है सीमेग्लूटाइड GLP-1 एगोनिस्ट, यानी GLP-1 सेमेग्लूटाइड एक इंजेक्शन है, साल्ट है किसका, आपके ओजेम्पिक का। अब व्हाट इज GLP-1 एगोनिस्ट, यानी हमारी बॉडी के अंदर एक भाग होता है जो एलिमिनेटरी कैनाल यानी आहार नाल का एक भाग होता है, जिसका नाम है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन। उस स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम जो पार्ट होता है, उस इलियम पार्ट की जो वो होती है आपके एल सेल से निकलता है आपके GLP-1 हार्मोन, जो हमारी बॉडी का ही है, नेचुरली है, वो GLP-1 निकलता है। अब GLP-1 हमारी बॉडी के किस पार्ट में जाता है सबसे पहले, तो सबसे पहले GLP-1 जाता है किसके पास, हमारी पैनक्रियास के पास। और पैनक्रियास के अंदर होती है आपके लैंगरहैंस द्वीपिकाएं,
और उन लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं में 3 तरह की सेल होती हैं आपके, अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल। अल्फा सेल से निकलता है आपके ग्लूकागोन हार्मोन, बीटा सेल से निकलता है आपके इंसुलिन, और आपके जो गामा सेल है उससे निकलता है आपके कौन सा, सोमेटोस्टेटिन। अब हम बात कर ले कि अल्फा सेल से जो ग्लूकागोन निकलता है, तो ग्लूकागोन का काम क्या है? ग्लूकागोन का काम है हमारी बॉडी के अंदर यानी हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को अप करना, बढ़ाना। इंसुलिन का काम क्या है? हमारी बॉडी यानी हमारे ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज, उसको ग्लाइकोजन के रूप में बदलकर किसके पास भेज देना? बॉडी के अलग अलग पार्ट जैसे ब्रेन हो गया, लिवर हो गया और आपके मसल्स वाले एरिया में भेज देता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करके, कन्वर्ट करके। फिर क्या करता है ये? अब जो GLP-1 है उसका पूरा नाम देखो, ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1 हार्मोन। यहां तक हो गया। अब ये जाएगा पेनक्रियास के पास, कौन? GLP-1 जो किससे निकला था? हाँ, कहां गई लाइट? GLP-1 कहां से निकला था? हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट की एल सेल से निकला था। अब निकलने के बाद ये आया पेनक्रियास के पास। किसके पास आया? पेनक्रियास के पास आया। पेनक्रियास में देखो, पेनक्रियास में आएगा, पेनक्रियास की लैंगरहैंस द्वीपिकाओं में 3 तरह की सेल थी, अल्फा, बीटा और कौन सी? गामा। अब ये अल्फा सेल को क्या कर देगा? इनएक्टिव। क्या कर देगा? अल्फा सेल को बोलेगा सो जा, और बीटा सेल को बोलेगा उठ जा। अरे कुंभकर्ण तू तो उठ जा। अल्फा सेल आप सो जाइए, बीटा सेल अब जाग जाइए, आपको काम करना है। बीटा सेल क्या कर रही थी? इंसुलिन का स्रावण कर रही थी, सिक्रेशन इंसुलिन हार्मोन का कर रही थी। इंसुलिन हार्मोन क्या कर रहा है? एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर अलग अलग पार्ट में भेज रहा है। ठीक है, यहां तक आई क्लियर समझ में? फिर और ग्लूकागोन को क्या कर रहा था? ग्लूकागोन किससे निकल रहा था? अल्फा सेल से। अल्फा सेल को क्या कर रहा था? ये इनएक्टिव कर रहा था। अब ये जाएगा किसके पास? स्टमक के पास। और जैसे ही स्टमक के पास जाएगा तो स्टमक से बोलेगा स्टमक भैया हम आ गए, अपुन आ गया। अब तू क्या करेगा? डिलेड पेरिस्टालसिस। क्या करेगा? डिलेड पेरिस्टालसिस। डिलेड पेरिस्टालसिस का मतलब, अब भाई जो खाना तू 3 से 4 घंटे तक तेरे पेट के अंदर रख रहा था ना, अब उसको 7 से 8 घंटे तक रख। कहते हैं 7 से 8 घंटे रख, मतलब धीरे धीरे खाने को पचा। ज्यादा जल्दीबाजी मत कर। 3 से 4 घंटे की जगह तू कर 7 से 8 घंटे तक रख। ठीक है, फिर ये जाएगा कि अब ये जाएगा ब्रेन के पास। अब ध्यान रखना, हमारे ब्रेन के अंदर एक भाग होता है जिसको क्या बोलते हैं हम? हाँ, है किसी को याद? पता है किसी को? हाँ, सेंटर ऑफ सैटाइट, जहां से भूख लगती है। तो सेंटर ऑफ सैटाइट होता है ब्रेन के अंदर, यानी भूख लगने वाला हिस्सा। उस भूख लगने वाले हिस्से के अंदर यानी सेंटर ऑफ सैटाइट में 2 टाइप की सेल होती हैं, 2 टाइप की न्यूरॉन्स होती हैं, 2 टाइप की नर्व सेल होती हैं, जिनका नाम है NPY और एक का नाम है POMC। NPY क्या काम करता है? NPY का काम है कि आपको भूख लगाने के संकेत देता है, भूख लगाता है। ठीक है, POMC ठीक है, खाना मत खा। अब क्यों? क्योंकि तुम्हारी क्या हो चुकी है? टंकी फुल। तो ये वाले आपके सिग्नल भेजता है कि अब खाना मत खा क्योंकि टंकी फुल हो चुकी है। यानी खाना खा लिया, उसके बाद वो सिग्नल किसके पास जाते हैं? ब्रेन के पास, कि हाँ भाई अब टंकी फुल होगी। वो देती है आपके POMC। और जिसकी POMC इनएक्टिव है और NPY ज्यादा एक्टिव है, तो उसको बार बार भूख लगेगी, खाता जाएगा, उसका पेट ही नहीं भरेगा। ठीक है, ये वाला भी सिचुएशन देखी होगी कई बच्चों के अंदर। अब ये NPY को क्या कर देगा? इनएक्टिव। और POMC को क्या कर देगा? एक्टिव। यानी खाना नहीं भी खाया है तब भी क्या लग रहा है? हाँ भाई पेट हमारा क्या हुआ है? भरा हुआ है। फिर और जो GLP-1 होता है वो आपके सांस 2 मिनट तक रहता है, नेचुरल वाला जो है हमारी बॉडी का। अब साइंटिस्टों ने क्या कर, उसको कौन ने मारा था? कौन मारता था? DDP4 मारता था, डाईपेप्टिडेज पेप्टाइड पेप्टिडेज 4। इसने ये मारता था क्योंकि ये दुश्मन है, इसका देखते ही मार देता था। तो इसकी हाफ साइकिल जो थी हमारी प्लाज्मा के अंदर, ब्लड के अंदर, वो 2 मिनट थी। अब ऐसे ही हमारे साइंटिस्टों ने सेम ऐसा ही GLP-1 की तरह काम करने वाला एक मॉलिक्यूल बनाया और उसका नाम क्या रख दिया? सीमेग्लूटाइड GLP-1 एगोनिस्ट। उसी वो जो दवा है, वो जो इंजेक्शन है, उसी का नाम क्या रख दिया? ओजेम्पिक। अब हम बात करेंगे इसमें कि हमें ओजेम्पिक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, किस लोगों को लेना चाहिए, किन लोगों को नहीं लेना चाहिए। तो अपन को इसके साइड इफेक्ट के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। आगे देखो, तो हम अब आगे इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, पहली बात तो यह बॉडी जैसा है और बॉडी का नहीं है। ये
हमारे शरीर के अंदर GLP-1 जैसा है, लेकिन हमारे शरीर का है क्या? नहीं। इसको साइंटिस्टों ने बनाया है, GLP-1 की तरह काम करने वाला एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, हमारी बॉडी का नहीं है, नेचुरल नहीं है, ये बनाया गया है, फिर हमारे अंदर हमने इंजेक्ट करा इंजेक्शन से, तो हमारी बॉडी का तो है ही नहीं। दूसरी बात, कोई भी दवा जब मार्केट में आती है ना, देखो जब भी कोई भी दवा जब मार्केट में आती है तो मार्केट में आने से पहले उसके ट्रायल्स होते हैं। देखो मैं पहले एक बार साइड में बता रहा हूँ कि आपको ओजेम्पिक करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए। तो दुनिया जब भी कोई दवा मार्केट में आती है तो मार्केट में आने से पहले उसके ट्रायल्स होते हैं, एनिमल ट्रायल होते हैं, उसके बाद ह्यूमन ट्रायल्स होते हैं। वास्तव में दवाई का पता जो आपके, देखो पहले तो एनिमल्स पर यानी जानवरों पर ट्रायल्स कराए जाएंगे, फिर उसके बाद ह्यूमन्स पर ट्रायल्स होते हैं। और कोई भी दवा उसका साइड इफेक्ट का पता 10 से 15 साल के अंदर चलता है। कितने साल में चलता है? 10 साल भी हो जाती है, 15 साल भी हो जाती है, 20 साल बाद पता चलता है। कि बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि किसी ने दवाई लेने के बाद 2-3 साल बाद ही उसका पता चल गया कि इस दवा से कोई गड़बड़ भी होती है, इसका कोई साइड इफेक्ट भी होता है, ऐसा भी हुआ है। तो अभी आपको जितना हो सके इग्नोर करना चाहिए ओजेम्पिक को, ठीक है, जितना ज़्यादा हो सके आपको अभी ओजेम्पिक को इग्नोर करना चाहिए। क्योंकि जब भी कोई मार्केट में दवा आती है वो उसके पहले उसके ट्रायल्स होते हैं, एनिमल ट्रायल होते हैं, आपके ह्यूमन्स ट्रायल होते हैं, उसके बाद दवाई मार्केट में आ गई, फिर हर दवाई के साइड इफेक्ट ऐसे एकदम से नहीं पता चलते, कभी कभी 10 साल भी लग जाती है, 15 साल भी लग जाती है, 20 साल भी लग जाती है। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जैसे किसी ने दवा ली तो उसके 2-3 साल में ही पता चल गया कि इस दवाई से तो ये गड़बड़ भी हो रही है, ये साइड इफेक्ट भी हो रहे हैं। तो आपको जितना हो सके उतना आपको नेगलेक्ट करना चाहिए, अभी इग्नोर करना चाहिए। अभी आपको जरूरत मतलब ये सोचो कि अभी नहीं कराएंगे, ये वाली बात रखनी है, ठीक है। अब तो पहली चीज तो जब तक कोई इमरजेंसी नहीं है, ठीक है, बेनिफिट के तौर पर और डाउट के तौर पर अभी आप दवाई को होल्ड पर रख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई इमरजेंसी नहीं है तो आप इसको अभी होल्ड पर रख सकते हो ना, कोई जरूरी तो ना आपको ओजेम्पिक ही कराना है, मोटे हो तो ओजेम्पिक करा के हम पतले हो जाए, ठीक है। आगे भी बात कर लेते हैं। अगर डॉक्टर लिखे अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो यू शुड बी केयरफुल ऑफ दिस थिंग। वाई यू शुड बी केयरफुल ऑफ दिस थिंग? क्योंकि जैसे ही एकदम से फैट टूटता है, लिपोलाइसिस होता है, जैसे ही फैट टूटेगा तो फैट को हैंडल करने का काम कौन करता है? लीवर। फैट टूटने से लीवर एकदम से क्या हो जाएगा? कोलेस्ट्रॉल स्पाइक होगा। देखो जब आप ओजेम्पिक लोगे और एकदम से क्या होगा? ग्लूकोज टूटेगी यानी फैट टूटेगा, और फैट टूटेगा तो फैट टूटने को क्या बोलते हैं? लिपोलाइसिस। अभी बोला था ना लिपोसेक्शन करवाते थे, लिपोसेक्शन, वो एक ट्यूब डाली, एक इंजेक्शन डाला, एक है ना, और उसके द्वारा उसमें से एक लिक्विड छोड़ते हैं स्टबन फैट के अंदर, स्टबन फैट उसको गला देता है वो, और उसमें से एक लिक्विड छोड़ते हैं वो स्टबन फैट को गला देता है, और एक ट्यूब डालते हैं नली, उससे उसको चूस लेते हैं, उस स्टबन फैट को बाहर निकाल लेते हैं, वो लिपोसेक्शन है। तो ऐसे ही लिपोलाइसिस होता है कि जो एक्स्ट्रा जो फैट है वो एकदम से फैट का टूटना, स्टबन फैट का या फैट का टूटना, वो लिपोलाइसिस कहलाता है। और वो एकदम से जब कहा जाएगी लिवर के अंदर, तो लिवर के अंदर किसका स्पार्क होगा? कोलेस्ट्रॉल का स्पार्क होगा, एकदम से स्पाइक होगा, कोलेस्ट्रॉल का लेवल एकदम हाई हो जाएगा, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल एकदम से बढ़ेगा, तो जो इस एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को लिवर ले जाकर बाइल जूस में वाले एरिया में डंप कर देगा, जिससे गाल ब्लेडर में पथरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? गाल ब्लेडर में पथरी। जो ये एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज, ये आपके फैट थी ना, कोलेस्ट्रॉल, इसको कोलेस्ट्रॉल को लीवर ले जाकर किसमें पटक देगा? आपके गाल ब्लेडर यानी आपके पित्त की थैली के अंदर पटक देगा, और पित्त की थैली के अंदर क्या हो जाएगी? पित्त की थैली के अंदर डंप कर देगा। और गाल ब्लेडर के पास बहुत सारे साल्ट हैं जैसे आपके बाइल जूस, लेकिन इतना नहीं होता कि एकदम से आपकी बॉडी को वो एक हफ्ते में 500 ग्राम जो आसपास फैट को जो है उसको हैंडल कर पा रहा है। लेकिन अब आपने एकदम से 2 किलो, अगर 2 से 3 किलो अगर आपको फैट ले जाके डाल दिया, किसने? लीवर ने। किसके अंदर? बाइल जूस यानी गाल ब्लेडर के अंदर। तो वहां पर क्या हो जाएगा? कोलीलिथिएसिस हो जाएगा। कोलीलिथिएसिस का मतलब होता है गाल ब्लेडर की पथरी, यानी गाल ब्लेडर यानी पित्त की थैली में पथरी बनना, और इसका कोई इलाज नहीं है, गाल ब्लेडर ही निकालना पड़ता है, ये ध्यान रखना। पित्त की थैली की पथरी का कोई इलाज नहीं है, जिसका नाम है कोलीलिथिएसिस, उसका कोई इलाज नहीं है, उसमें पित्त की थैली को ही निकालना पड़ता है। यह सबसे बड़ी समस्या बन जाती है कब? जब ओजेम्पिक ले लेते हैं तो, क्योंकि एकदम से कोलेस्ट्रॉल स्पाइक होगा, क्योंकि एकदम से फैट टूटेगी, और फैट टूटेगी तो वो लीवर में जाएगी, तो कोलेस्ट्रॉल स्पाइक होगा। वो कोलेस्ट्रॉल को वो कहां जाकर डाल देगा? लीवर। किसके पास भेज देगा? गाल ब्लेडर में। गाल ब्लेडर का काम है वो
2 से 3 हफ्ते के अंदर वो 500 ग्राम जो फैट है उसको ही क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को ही क्या करता है, वो पचा सकता है, ठीक है, हैंडल कर सकता है। लेकिन अब आपने 2 से 3 किलो उसको दे दी फैट यानी कोलेस्ट्रॉल, अब उसको पचाएगा कैसे? तो उसके अंदर जो गाल ब्लेडर के अंदर कोलिलिथियासिस हो जाएगी, जिसको बोलते हैं गाल ब्लेडर यानी पित्त की थैली के अंदर पथरी बनना, जिसका कोई इलाज नहीं है, पूरा पूरा क्या निकालना पड़ता है, आपके पित्त की थैली ही निकालनी पड़ती है, ठीक है। तीसरा साइड इफेक्ट देख लो, जब ओजेम्पिक की क्लिनिकली स्टडी हो रही थी, क्या, जब ओजेम्पिक की क्लिनिकली स्टडी हो रही थी, तो उस समय जो रोडेंट मैमल्स होते हैं, रोडेंट मैमल्स मतलब कुतरने वाले जानवर जैसे चूहे वगैरह, तो चूहे वगैरह में की जो उसमें एक साइड इफेक्ट देखा गया कि थायराइड जो मेडुलरी कोर्सिनोमा डिटेक्ट हुआ, तो चूहों के अंदर थायराइड मेडुलरी कोर्सिनोमा डिटेक्ट हुआ, एक कैंसर होता है, मेडुलरी सेल होती है, थायराइड जो होती है, जो हमारी थायराइड ग्लैंड है उसके अंदर मेडुलरी सेल होती हैं, उसके अंदर उन मेडुलरी सेल में कोर्सिनोजेनिक यानी कोर्सिनोजेनिक बदलाव जो हैं वो देखने को मिले थे। कोर्सिनोजेनिक मतलब कैंसर उत्पन्न करने वाले, कार्सिनोजेनिक को मतलब क्या बोलते, कार्सिनोजेनिक का मतलब क्या होता है, कैंसर उत्पन्न करने वाले। और अभी तक इंसानों में ऐसा केस नहीं आया है, ट्रायल के दौरान चूहों में ऐसा मिला, इसलिए एफडीए ने अलग से ब्लैक बॉक्स वार्निंग के तौर पर इस दवा को डाला हुआ है। किसमें डाला हुआ है? ब्लैक बॉक्स वार्निंग में डाला है। किसने? एफडीए ने। तो एफडीए का मतलब क्या होता है? फूड एंड ड्रग्स, फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो एफडीए ने इस दवा को यानी ओजेम्पिक है उसको किस में डाला है? ब्लैक बॉक्स वार्निंग के तहत डाला हुआ है अभी, है ना। आगे देखो, अब एफडीए ने बकायदा लिखा है कि ब्लैक बॉक्स वार्निंग ड्यूरिंग क्लिनिकली ट्रायल्स, ठीक है। चौथा देख लेते हैं, उसके बाद इसेमिक न्यूरोपैथी ऑफ ऑप्टिक नर्व, इसका मतलब है कि ऑप्टिक नर्व मरना शुरू हो जाएगी, ठीक है। आंखों की जो ऑप्टिक नर्व है ना, वो जो देखने में मदद करती है, वो इसके साइड इफेक्ट से मरने लग जाती है। ओजेम्पिक फेस, और एक नाम आया है ओजेम्पिक फेस, करण जोहर जैसा मुंह, यानी एकदम पतला। अभी बात कर लेते हैं व्हाट इज ओजेम्पिक फेस। तो उस ओजेम्पिक लेने के बाद एकदम से ये वाला जो फेस दिख रहा है ना, ये वाला फेस, ये है आपके ओजेम्पिक फेस, यानी करण जोहर जैसे एकदम पतला मुंह हो जाता है, जैसे किसी आम की गुठली हो जाती है, आम चूस के फेंक दिया जाता है, बिल्कुल चूसा हुआ आम, ऐसा हो जाता है। इस फेस को बोलते हैं ओजेम्पिक फेस। तो आज की क्लास यहीं तक थी। आपको क्लास अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों देखो, आप हमारी हिम्मत बढ़ाएंगे, आप हमें एनर्जी देंगे लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके, तो हम ऐसे ही आगे अच्छी अच्छी क्लासें प्रोवाइड कराएंगे, आपके करंट अफेयर्स की, साइंस से रिलेटेड अपडेट, ठीक है, साइंस की क्लास, मैथ की क्लास, रीजनिंग की क्लास और जोर शोर से चलेगी आपके। तो आप अपनी फैमिली को बढ़ाएं, हम बिल्कुल आपके 1K के करीब हैं, मात्र 20 घट रहे हैं, वो फैमिली आप पूरी कर दीजिए। ऐसे ही करके हम और आप लगातार एक साथ बने रहेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।